जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, 1771-1772 महादजी पंत, विसाजी पंत, रामचंद्र पंत, इन्होंने फिर से एक बार मराठों की वो जो साख पहले से थी ना, वो फिर प्राप्त कर ली, जो 11 साल पहले पानीपत में मराठों की चली गई थी। फिर एक बार उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, इन तीनों दिशा में मराठे सबल हुए थे। वैसे 71-72 के विजयी अभियान से ये हमारे टोपीकर, गोरे, शुजा और स्वयं शाह आलम, ये सभी अस्वस्थ थे। शाह आलम के दिल्ली में बैठने के बाद उसका स्वभाव मैंने आपको बता दिया है। तो कट, कारस्थान, कपट, वो तो सब चल ही रहे थे। और दिल्ली है तो ये सब 24/7 तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन इस बार शाह आलम की ये जो लालसा थी ना, उसने परिसीमा तक वो चला गया। शाह आलम ने अय्याशी के अलावा मित्रों जिंदगी भर कुछ नहीं किया है, और तगड़ा जीता भी बहुत तगड़ा। तकरीबन 78 साल तक ये शाह आलम जिंदा रहा। पता नहीं 10-11 बीवी, 19-20 बच्चे, और पता नहीं हरम पूरा भरा हुआ था शाह आलम का। अपने आसपास हमेशा शाह आलम खुश मस्करे नहीं होते, वो जमा करके रखता था। इन सब से अपनी मतलब की जो चीजें है ना, वो निकालने में शाह आलम बड़ा माहिर था। अच्छा, ये जर जोर जमीन, इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी यानी कुछ भी कर सकते हैं। अब दूसरा, ये टर्की शुजा को ले लो, ये भी कोई अलग नहीं था। एक तो कर्तृत्व शून्य था, आप मतलबी, अत्यंत स्वार्थी, नक्कारा अय्याश था। बस ये समझ लो कि राजनीति में आज जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार ने राजनीति की ना 40 साल से, बस वही राजनीति शुजा 1750 के बाद करता रहा। इसके कान भरो, उसकी पीठ खुजाओ, तीसरे को कुछ कहो, चौथे को पहले से लड़ाओ, पहले को तीसरे से लड़ाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझ गए। मित्रों, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप देखेंगे तो ये अय्याश जो जोड़ी थी ना, उसने वो हर घृणित काम किया है जिससे पूरे भारतवर्ष का नुकसान हुआ है। शुजा के बार बार ना कहने पर भी विद्वान विसाजी पंत ने रोहिला के साथ जुलाई 1772 में एक करार कर डाला। शुजा बहुत घबरा गया था इस करार से। 40 लाख रुपए की पेनल्टी भी विसाजी पंत ने रोहिलाओं से वसूली है। माधवराव मित्रों इतना खुश हुआ यह सुन के कि विसाजी पंत पुणे पहुंचने पर उनका स्वागत सुवर्ण पुष्पों से किया जाए, ये इच्छा माधवराव ने मृत्यु से पहले लिख डाली थी। बताओ, 18 नवंबर 1772 को माधवराव की मृत्यु हो गई। इस दिन पर आऊंगा मैं, पूरा बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले ये उत्तर भारत में जो घट रहा है ना, उसको निपटा देते हैं। मित्रों, 1764-65, थोड़ा 5-7 साल पीछे जाओ। 64-65 के बाद में जो भी गंदी राजनीति भारतवर्ष में खेली गई ना, उसका अंतिम परिणाम पता है क्या हुआ? नारायण राव की हत्या में उसका अंतिम परिणाम हुआ। ये जो गंदी राजनीति थी, जिसमें स्वार्थ,
भरा पड़ा था। लालसा के सभी शिकार थे और शिकारी भी उनमें से ही थे, हम में से ही थे। हम दोनों को जानने की कोशिश थोड़ी देर ये और अगले एपिसोड में करते हैं। मित्रों, नवंबर को माधवराव का मृत्यु होता है। मृत्यु माधवराव का जैसे हुआ, उत्तर के मोमिनों को इसमें मौका दिख गया। दिल्ली के सीमा पर मित्रों तब 15,000 मावड़े थे, उनका शिविर था, वहां पे लग गया था। 18 दिसंबर 1772। अब 18 दिसंबर 1772 को ये हमारे निठल्ले निकम्मा अंदर जो बूढ़ा मोमिन बैठा था ना, वो और उसके जो अशराफ थे, दिल्ली वाले अशराफ, लूटियन गैंग, उन्होंने मराठा सीमा पर सेना पर हमला बोल दिया। अब मराठों पे इन्होंने हमला बोला था। दिल्ली में मित्रों जो भी कुछ ये अशराफ मोमिनों का कचरा पड़ा था ना, सबको वही मराठों ने भगा दिया, सबको, मात्र 2 दिन में। 2 दिन के बाद ये हमारा निर्लज्ज मोमिन, इसने फिर से मराठों के शिविर में आके शरण मांग ली। बताओ अब क्या करे इन लोगों का, बताओ। 2 दिन पहले तो हमलावर भेजे दिल्ली से, जब हार गया, काटा गए, मारा गया, हमलावर भाग गए, तो शरण लेने खुद चला आया फिर से। मित्रों, असलियत में इनको ये लगा था, माधवराव के मृत्यु के बाद मोमिनों को ऐसे लगा था कि मराठे शायद अब कमजोर पड़ गए। तो ये रोहिलाखंड हो या दोआब हो, दोनों जगह पे उन्होंने मराठों के ठाणे पर लगातार एक साथ एक सोची समझी साजिश के तहत हमले शुरू कर दिए थे। तुकोजी होळकर वहीं था उत्तर में। तुकोजी होळकर तुरंत रोहिलाखंड में घुस गया। जनवरी 1773 में तुकोजी के साथ विसाजी पंत अपना तोपखाना लेकर रोहिलाखंड में घुस गए। अब ये मराठों का विराट रूप मात्र देखकर ये हमारा हाफिज मोमिन रहमत तुरंत मराठों से संधि करके अपने आप को हाफिज रहमत ने बचा लिया। अब तक मोमिनों का साथ देने वाला, उम्मीद को जगाने वाला ये हाफिज, इस हाफिज को मराठों के सामने हथियार डाले देख हमारा जो आवत का शुजा था वो बड़ा आग बबूला हो गया। उसने क्या किया, उसने अंग्रेजों की मदद ले ली। अंग्रेजों की मदद क्या लेनी थी, अंग्रेज तो पहले दिन से उसके साथ थे। और विद्रोह शुजा और अंग्रेज चढ़ गए रोहिलों पर। वैसे ये बात तो हम सब जानते हैं कि तुर्की हो, ताजी हो, ईरानी हो, और ये दुनिया की सबसे गंदी नस्ल, मिक्स नस्ल, पता ही नहीं ये लोग कहाँ के, इराक के हैं, मंगोलिया के हैं, तुर्की के हैं, सब मिक्स है। ये मुगल जो है, ये मंगोल पूरी दिल्ली में क्यों है, इसका जरा इतिहास आपने सुना है कभी? वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन एक बार अगर चांस मिले तो फिर बताऊंगा कि भाई ये मंगोलपुरी जो है, जो मोगलपुरी थी, ये मोगलपुरी अलग से दिल्ली में क्यों थी और किसने बसाई थी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, वो आगे बताऊंगा। अब इन तुर्की, ताजी, ईरानी और ये गंदी नस्ल के मोगल, इनकी पठानों से कभी भी इतिहास में कभी भी नहीं पटी हैं। आज भी देखते हुए आप, आज भी यही हो रहा है। अच्छा, अचंभे की बात यह है कि इन सब का मजहब तो एक ही है, लेकिन ये जो एथनिसिटी होती है ना, एथनिसिटी होती है, वंश होता है, वंश का संस्कार होता है, इनमें बड़ा विरोधाभास है। और यही कारण है कि इनमें एक मजहब होने के बावजूद भी
अखंड लड़ाइयां शुरू है गत 500 साल से। तो अवध के शुजा ने रोहिला खंड पर रोहिलों पर चढ़ाई की। आगे कंपनी के सुप्रीम काउंसिल के सामने वॉरेन हेस्टिंग्स का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। हेस्टिंग्स को काउंसिल ने तुरंत बाय बाय कर दिया। याद रहे, इससे बड़ा मित्रों भ्रष्टाचारी क्लाइव था, लेकिन क्लाइव को पुनः भारत भेजा गया क्योंकि क्लाइव लंदन के कुछ चर्च ऑफ इंग्लैंड के काउंसलर मेंबर के भी जेबें भरवाता था। इसके कारण क्लाइव फिर से भारत आया। वॉरेन हेस्टिंग्स को लात मार के वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। चलो चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में मित्रों ये राघोबा दादा के कांड आपको फिर से एक बार याद दिलाना मेरे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि मराठों में वही एक सड़ा हुआ आम निकला है, राघोबा दादा, जिसने अनंत अपराध किए। अच्छा, अगर हिंदवी स्वराज्य के लिए ये सब राघोबा दादा करता तो आज भी वो मेरा हीरो होता। मेरा क्या, सभी मराठी भारतीयों का हीरो होता। लेकिन इसने अपने तुच्छ स्वार्थ, अय्याशी, मनमौजी, बदफैली जीवन शैली को बचाने के लिए सामने वालों पे अत्याचार किए, बताओ, और नुकसान किया वो अलग। ऐसे कर्तव्य शून्य आप मतलबी दादा की कहानी मित्रों बड़ी उद्वेगजनक है। वैसे तो टुकड़े टुकड़ों में आपने सुनी ही है, एक बार उसका बस रिव्यू मैं करना चाहता हूं, क्योंकि 73 में जो हुआ ना, उसने एक बार फिर हिंदवी स्वराज्य को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन वो घटना के पहले ये पूर्व पाठिका आवश्यक मुझे लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा दादा का एक पूरा व्यक्तित्व आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अत्यंत मित्रों पवित्र राष्ट्र कार्य में अखंड अवरोध निर्माण करने का काम राघोबा दादा ने किया। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि उसका कुछ फायदा मिला होगा? कुछ नहीं मिला। और ये ज्यादा संतापजनक है कि भाई पहले से ये वो भी जानता था कि इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। 1734 में हमारा राघोबा दादा जन्म लेता है। सोने का चम्मच हाथ में लिए इसका सारा बचपन घुड़सवारी, नाच गाना और पुणे शहर में इसने गुजारा। महापुरुष का खून था, तो युवावस्था में कर्नाटक में इसने युद्ध भूमि पर पराक्रम दिखा के अपना लोहा मनवाया। लेकिन उसके बाद मित्रों इसके दादा के मन में विकृति निर्माण हुई। जब ऐन युवावस्था में था 1753-54, तो पहली बार उत्तर अभियान गया। वहां सारा समय अय्याशी करता रहा, क्योंकि उच्छृंखल स्वभाव तो पहले से था। उत्तर भारत में उस उच्छृंखल स्वभाव को खाद मिला। जहां मैंने आपको बताया है कि राघोबा दादा ने पहली बार दिल्ली में चाय पी है, जिंदगी में पहली बार 1755 में। और वही लाहौर विजय से तो उसका दिमाग पूरा अहंकार से भर गया। उसने लगातार फिर ज्यादा से ज्यादा गलतियां करना शुरू कर दिया। बाद में आपको मालूम है, नाहक कोई जरूरत नहीं थी। राजपूतों का अंदरूनी झगड़ा था। वो माधव सिंह, उसका मामा, मेवाड़ का मामा, और ईश्वर सिंह, ये अंदरूनी झगड़ा था राजपूतों का। दत्ताजी जाना चाहता था, उसको राघोबा दादा ने नहीं रोका, जाने दिया। और वो पूरा जो कांड है उसमें हमारे दत्ताजी को ये राघोबा दादा की
निष्क्रियता से दत्ता जी को मरवाया भी है। राघोबा दादा दिल्ली में 75,000 मावड़ों को लेके दिल्ली में बिना प्रयोजन बिना योजना वहां पे बैठ के ऐशोआराम कर रहा था। आज तक के हमारे इतिहासकार और जो विद्वान है ना, इनके समझ से ये बात परे है कि राघोबा दादा 9 महीने दिल्ली में 75,000 मावड़ों के साथ क्या कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। एक बार मित्रों, अगर आप इस विकृतियों के दलदल में आदमी फंसता है ना, तो ये विवेक, नीति, अनीति, जीवन मूल्यों का ह्रास शीघ्र होने शुरू होता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण मित्रों इतिहास का जो है, ये हमारा रघुनाथराव पेशवा है। 1764 का ले लो। 1764 के आते आते अहंकार में चूर हमारा राघोबा दादा अचानक त्र्यंबकेश्वर जाने का निर्णय जाहिर करता है, फिर पीछे भी हटता है। मित्रों, हर अभियान में राघोबा दादा ने पानी की तरफ पैसा बहाया है, पानी की तरह। और वहां पे पुणे में पेशवा की जो कर्ज थे ना, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। हर बार माधवराव जिम्मेदारी लेके वो कर्ज मिटाने की कोशिश माधवराव ने की है। 1767 में सिर्फ पैसे के लिए मित्रों ये इंदौर पर हमले की योजना बनाई और योजना बना के हमला भी किया। दादा को शायद लगता था कि हमारी अहिल्या देवी जो है ये परित्यक्ता महिला है, और ये समझने की हमारे राघोबा दादा ने गंभीर भूल की है, गंभीर भूल। बाद में अचानक वो परशुरे पंडित का एक लड़का था अमृतराव, उसको गोद लेने का मामला शुरू हुआ, उसमें भी इसने चंचलता दिखाई। विकृत मनोअवस्था दादा की जो हुई थी, उसकी हद तो अभी आनी बाकी है, रुको, ये तो शुरुआत है। जून 1768, अब जून 1768 में जाके सीधा दादा अपने भतीजे माधवराव पे ही हमला कर देता है। बताओ, उसके बाद उसको कैद होना तो स्वाभाविक है। अब क्या करे माधवराव भी, क्या करे बताइए। 1769 के सितंबर में राघोबा दादा ने षड्यंत्र के तहत गिलचोन से माधवराव पे जानलेवा हमला भी करवाया है। बताइए, इससे निकृष्ट जीवन शैली किसकी हो सकती है। फरवरी 72 में आते हैं। फरवरी 72 में दादा को पेशवा ने फिर कैद से मुक्त कर लिया, लेकिन अक्टूबर आते आते फिर हमारा दादा राष्ट्र विरोधी काम करता रहा तो पुनः कैद कर लिया गया। वही उसी नवंबर में, जैसे मैंने ऊपर कहा, माधवराव का निधन होता है। उसके निधन के बाद हमारा ये दादा पूर्णतः संस्कार शून्य और गंदी राजनीति स्वार्थ के चलते अपने दूसरे भतीजे नारायण राव का शनिवारवाड़ा में गिलचों के जरिए 1773 में खून करवाता है। म्हणजे आप ये देखो मित्रों, एक व्यक्तित्व के रूप में ये दादा का जो अधपतन है ना, ये क्लेशदायक है। और ये सब करके स्वयं को, देश को, अपने देशवासियों को क्या फायदा मिला है। ये क्षणभंगुर और तुच्छ ये भौतिक मुर्गाजड़ के पीछे ये हमारा दादा जो भागता रहा, दौड़ता रहा, क्या मिला? स्वयं को भी कुछ नहीं मिला, जाते जाते देश का बड़ा नुकसान कर गया। वंदे मातरम।